पहली विधि लिखो आप, फील्ड डाइवर्टर मेथड। जो स्पीड कंट्रोल का मेथड है हमारा, मेनली स्पीड दो तरीके से ही कंट्रोल हो सकता है। एक तो आपके बैक ईएमएफ को कंट्रोल करके, और दूसरा आपके फ्लक्स को कंट्रोल करके। तो देखिए इसके अंदर आपके जो फॉर्मूला बनता है स्पीड कंट्रोल का, वो आपका ये रहेगा, n प्रोपोर्शनली टू अपॉन 5। ठीक है, तो बैक ईएमएफ को कम करेंगे तो स्पीड कम होगी, और फ्लक्स को कम करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी। मेथड तो दो ही है, मगर इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से है सीरीज मोटर की, कि इसके अंदर जो आपकी आर्मेचर करंट है वो की वही आपकी सीरीज फील्ड करंट होती है, और वो की वही लोड करंट होती है। ये होता है ना सीरीज फील्ड वाइंडिंग, इसी प्रकार से होती है सीरीज मोटर के कनेक्शन। तो इसमें लोड करंट, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट, ये सारे क्या है, सेम है और बराबर है। तो इसलिए इसमें क्या है, अगर आप किसी भी एक वैल्यू को चेंज करोगे तो बाकी सारी चीजें चेंज होगी, तो बाकी सारी चीजें होगी। तो देखिए आपका जो बैक ईएमएफ का फॉर्मूला था वो क्या था, V माइनस आई ए आर ए। अगर आपने लोड करंट चेंज करी तो आर्मेचर के अंदर भी धारा चेंज होगी, उसके साथ फ्लक्स का मान भी चेंज होगा। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है तो का मान भी चेंज होगा, और फ्लक्स का मान भी चेंज, फील्ड के अंदर धारा का मान भी चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इसलिए क्या कर रहे हो, यहाँ पर कोई भी एक करंट आप चेंज कर दो तो बाकी सारी वैल्यूज, बी भी चेंज हो रहा है, फ्लक्स भी चेंज हो रहा है ना, दोनों एक साथ चेंज हो रहे हैं। तो इसलिए इसमें क्या है, हमने जो ऊपर दो मेथड यूज करे थे वो यहाँ पर हमारे लिए थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ अलग से ऑप्शन निकाले फील्ड करंट और आर्मेचर में बहने वाली करंट को कंट्रोल करने। तो सबसे पहले मेथड है आपका फील्ड डाइवर्टर मेथड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, फील्ड के अंदर एक डाइवर्टर, डाइवर्टर जानते हो क्या चीज होती है, जब आप रोड का काम चलता है तो डाइवर्टर लगता है, डाइवर्जन लगता है ना, कि यहाँ रोड का काम चल रहा है तो आप इधर से चले जाओ। यहाँ पे क्या होगा, एक डाइवर्टर लगेंगे, डाइवर्टर का मतलब एक तरह से रेजिस्टेंस होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो फील्ड के समांतर क्रम में जुड़ा होगा। जिससे क्या होगा, आपके बहने वाली धारा, जो फील्ड में बहने वाली धारा है, उसका मान कंट्रोल किया जा सकता है इस डाइवर्टर को, मान को चेंज करके। अगर इस रेजिस्टेंस का मान कम होगा, सारी फील्ड में बहने वाली करंट इधर आ जाएगी, ऊपर जो बहने वाली करंट है कम हो जाएगी। जबकि आर्मेचर में बहने वाली करंट, यहाँ देखेंगे जितनी लोड करंट करे उतनी आर्मेचर में बहेगी। तो यहाँ पे मैंने एक डाइवर्टर लगाकर फील्ड में बहने वाली धारा को कंट्रोल किया, जबकि आर्मेचर धारा क्या है, हुई। तो इस प्रकार से फील्ड में अगर धारा का मान चेंज होगा तो फ्लक्स का मान भी चेंज होगा, फ्लक्स का मान चेंज होगा तो स्पीड का मान भी चेंज होगा। जबकि ईबी की वैल्यू क्या है, अभी भी मैं स्थिर रखूंगा। स्थिर कैसे रहेगी, क्योंकि आई की वैल्यू अभी भी जो पहले थी। ये चीज समझ में आई यहाँ पर आपको, किसी को कंफ्यूजन इसके अंदर, यहाँ फील्ड डाइवर्टर कैसे काम कर रहा है, इसको कंट्रोल रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कंट्रोल रेजिस्टेंस। ये बना लो डायग्राम ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं। एक मिनट इसको डाल, डायग्राम आपको यहाँ मिल जाएगा। ये
तो देखिए यहाँ पर आपको दो रेजिस्टेंस नजर आ रहे होंगे, इसमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है और ये फिक्स रेजिस्टेंस। फिक्स रेजिस्टेंस इस वायरिंग को शॉर्ट होने से बचाता है। अगर आपने स्पीड कंट्रोल करते 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 तो इसकी बिल्कुल रेजिस्टेंस को जीरो कर दिया। अच्छा, रेजिस्टेंस का मान जीरो करने के लिए किधर, ये एरो का मान किधर जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा, बोलो। इसकी कट आउट इन पोजीशन कौन सी होगी, बताओ, राइट साइड होगी लेफ्ट साइड होगी, कट आउट पोजीशन, कट आउट कब होगी, कट इन, देखो इस डायग्राम से समझ सकते हो, हमने क्या कर रखा है, एक वायर ले रखा है, एक वायर को मैं इसमें आगे पीछे सरका सकता हूँ, ये रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है। अगर इसको मैं इधर आगे सरकूंगा तो ये यहाँ कनेक्टेड हो जाएगा, यहाँ कनेक्टेड हो जाएगा तो आप धारा इधर से चल के डायरेक्ट इधर जा सकते हैं, क्योंकि इसका शॉर्ट प्रतिरोध मिल गया। तो कट आउट कंडीशन जिसके अंदर सारे प्रतिरोध आपका शून्य होंगे, वो कौन सी साइड होगा आपका, राइट हैंड साइड। और कट इन का मतलब आपने रेजिस्टेंस अंदर इसके सीरीज में जोड़ दिया। तो जैसे जैसे आप इसको यहाँ जोड़ोगे, मान लो ये वायर आपने जोड़ के मैक्सिमम आप यहाँ लेफ्ट साइड में यही कनेक्ट कर सकते हो, तो ये सारा रेजिस्टेंस परिपथ में आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से उछल के करंट मान लीजिए यहाँ जोड़ा है, यहाँ से करंट उछल के वापस यहाँ पहुंचेंगे, तो ये रेजिस्टेंस तो आना है श्रेणी क्रम में। तो इस प्रकार से आप इसको समझो, इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि इसकी कट आउट और कट इन किधर है। अगर धारा ये कनेक्शन जो है, अगर इसको उठा के मैं इस वायर को उठा के मैं यहाँ कनेक्टेड करूँ तो इसका मतलब क्या होगा, कट आउट होगा, क्योंकि धारा सारी कितनी चली जाएगी, इससे उल्टे चली जाएगी। धारा हमेशा क्या होगी, कम प्रतिरोध वाले मार्ग पर चलने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस और जबकि एक वायर है, तो इस वायर से सारी धारा निकलेगी और इससे मिनिमम होगी। ये क्या यही भूल लगता है आपके इस डायवर्टर मेथड के अंदर। तो ये रेजिस्टेंस आपके एक तरह से सेफ्टी पॉइंट के लिए, मान लीजिए आपने कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल करते करते इस रेजिस्टेंस को आपने क्या किया, कट आउट कंडीशन में लिया, तो सारी की सारी धारा क्या होगी, ये शॉर्ट हो जाएगा पूरा मार्ग, ये मार्ग अगर ये रेजिस्टेंस नहीं लगाता हूं, अगर ये मार्ग शॉर्ट हो जाएगा तो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, धारा का मान शून्य हो जाएगा। आई आईएफ में, आईएफ का मतलब यहाँ पे बहने वाली, ये फील्ड में बहने वाली, तो सारी धारा अभी आईएफ में शून्य हो जाएगी और सारी की सारी धारा जो ये इधर जा रही थी आपकी, वो उछल कर इधर से यहाँ से होकर निकल जाएगी। आईएफ का मान शून्य हुआ तो फ्लक्स का भी मान क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि फ्लक्स फील्ड करंट में बहने वाली धारा के समान होती है, ये शून्य है तो ये भी शून्य है। और जब इसका मान शून्य होगा, यानी इसका मान क्या होगा, बिल्कुल अनंत पोजीशन पे चला गया, तो इसका मान भी शून्य हो गया। तो अब देखिए आप, अगर मान लीजिए ऊपर कोई संख्या 240 है और अगर उसको 0 से भाग लगाओ तो क्या होगा, मान क्या है, अनंत, अनंत आएगा। तो स्पीड क्या होगी आपकी, अनंत तक बढ़ जाएगी। अनंत तक बढ़ने का मतलब है आपका रोटर इतनी ज्यादा स्पीड से घूमेगा कि वो बॉडी को तोड़ के बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए ऐसी कंडीशन ना हो, इसके लिए क्या करते हैं हम, फ्लक्स का मान शून्य नहीं होना चाहिए। फ्लक्स का मान शून्य कब नहीं होगा, कोई ना कोई रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, यहाँ लगा रहेगा, तो धारा अब क्या होगी, दो भाग में बढ़ेगी, कुछ धारा इधर जाएगी, कुछ धारा इधर जाएगी। इसमें इसका मान कम से कम जीरो ना होकर आप 0.5 एम्पीयर तक तो रखिए फ्लक्स का मान इसमें मैनुअल। अगर ये होगा तो ये अनंत नहीं है ना, अनंत नहीं होगा तो क्या होगा, स्पीड आपकी अनंत नहीं होगी, तो ये कंट्रोल होगी। इसलिए सेफ्टी के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक फिक्स रेजिस्टेंस लगा रहे हैं जो इधर बहने वाली धारा को कंट्रोल करता है और इस परिपथ को शॉर्ट होने से बचाता है। शॉर्ट क्यों नहीं हो, शॉर्ट होने से क्या नुकसान है, ये भी आपको मैंने आपको बताया, समझ में आएगी बात, किसी को दिक्कत है इसमें, धारा उल्टी कैसे बहेगी, देखिए
हाँ, एक मिनट। ये जब मैंने अरेंजमेंट ढूंढ लगा रखा तो फील्ड में बनने वाली धारा आई है, सारी सारा धारा इसमें मेरी। अब मान लीजिए मैंने ये फील्ड में डाइवर्टर सिस्टम लगा, ठीक है, तो धारा को यहाँ से जो धारा आ रही है, सॉरी धारा इधर से आई, मैंने थोड़ा, हाँ ये उल्टी कर दिया। मैं इसको सही कर देते हैं, डायरेक्शन सही कर देते हैं। हाँ, ये बहुत, इसमें धारा ये और ये धारा ये, ठीक है, ये सही। क्योंकि करंट इधर से आती है हमेशा मोटर के अंदर सप्लाई से, करंट यहाँ आई लोड करंट, और फील्ड के अंदर जो बह रही धारा वो ये है। इसके बाद धारा यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ठीक है। अगर इसका मान मैंने शून्य भी कर दिया तो भी इसका मान प्रतिरोध कुछ ना कुछ रहेगा। तो धारा हमेशा प्रतिरोध के ऊपर डिपेंड करती है। आपको समंदर में पढ़ाया था मैंने, बहने वाली धारा आपके इनमें लगे हुए वाइंडिंग के प्रतिरोध पे डिपेंड करेगा। तो इसका मान क्या होगा, जीरो। इस शॉर्ट परिपथ इसका मान क्या होगा, जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा तो कुछ ना कुछ करंट आई एफ में जाएगी। आई एफ का मान शून्य नहीं होगा, और आई एफ का मान शून्य नहीं होगा तो कभी भी इसकी स्पीड क्या होगी, अनंत नहीं होगी। अगर आई एफ का मान शून्य हो जाता तो क्या होता, स्पीड अनंत हो जाती। स्पीड अनंत हो गई तो इसका मतलब क्या है, बॉडी को तोड़ के बाहर आ जाएगा। तो इससे सेफ्टी के लिए क्या करते हैं हम, ये सेफ्टी वाला रेजिस्टेंस और फिक्स रेजिस्टेंस चलेगा, ठीक है। और कोई डाउट है इसमें? अच्छा, अच्छा इसमें एक चीज और है कि जब आपकी स्पीड इसमें जब ये स्विच जो आपका ये वाला एस स्विच है, जब ये ओपन रहता है, इस कंडीशन में अब आपकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम प्राप्त होगी या मिनिमम प्राप्त होगी? मान लीजिए आपने स्पीड, पहले आपने ये डायवर्टर सिस्टम को ओपन कर रखा है, इस स्विच को ओपन कर दिया, तो बताइए कि इस कंडीशन में आपकी इस मोटर की स्पीड मैक्सिमम प्राप्त होगी या मिनिमम प्राप्त होगी? हम्म, अब इसको समझो ऐसे, अगर ये सर्किट ओपन है तो इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो सारी धारा किसमें जाएगी, फील्ड में। फील्ड में बहने वाली धारा जो होगी मैक्सिमम धारा होगी। अगर इसका मान अधिक होगा तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा, अधिक होगा, सबसे ज्यादा होगा। और फ्लक्स स्पीड के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये अगर अधिक है तो ये क्या होगा, न्यूनतम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है ना कि अगर इसका मान मैक्सिमम प्राप्त हुआ तो इसका मान क्या होगा, मिनिमम प्राप्त होगा। तो जब आपका स्विच ओपन कंडीशन में है तो इस कंडीशन में यहाँ पे भी लिखा है कि इस कंडीशन में न्यूनतम स्पीड आपको प्राप्त होगी, ठीक है। तो जब आपको न्यूनतम स्पीड प्राप्त करनी है तब स्विच को ओपन रखो, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ानी है, ठीक है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, फ्लक्स को परिवर्तन कर रहे हैं। ये चीज देखो, फ्लक्स को परिवर्तन करके हमेशा क्या करते हैं, स्पीड को बढ़ाते हैं ना। तो ये सर्किट जब आप इसमें एड ऑन करोगे तो क्या होगा, फ्लक्स का मान क्या होगा आपका यहाँ पे कम होगा। क्यों फ्लक्स का मान कम होगा, क्योंकि धारा को बहने के लिए अलग से रास्ता मिल गया, अलग से रास्ता मिला तो इसके अंदर कम धारा प्रवाहित होगी, और इसके अंदर कम धारा प्रवाहित होगी तो फ्लक्स का मान क्या होगा, कम होगा। और फ्लक्स का मान कम होगा तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस मेथड द्वारा हमेशा क्या किया जाता है, रेटेड स्पीड से ज्यादा स्पीड आपकी सीरीज मोटर की प्राप्त की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चले, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लीजिए, जब स्विच ओपन रहेगा तो न्यूनतम स्पीड प्राप्त होगी, और इस स्पीड, इस विधि द्वारा फ्लक्स को परिवर्तन करके मोटर की स्पीड को बढ़ाया जाए। एप्लीकेशन ऑफ द सीरीज फील्ड डायवर्टर मेथड, सीरीज डायवर्टर मेथड का उपयोग हम कहाँ करते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग हम मेनली रूप से जो आपकी रेलगाड़ियों की स्पीड कंट्रोल में करते हैं। क्या करते हैं इसका उपयोग, ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर रेलगाड़ियों की स्पीड कंट्रोल करते हैं, ठीक है।
इसमें मैंने ऊपर लिखा ही दिया आपको कि इसका उपयोग सामान्य स्पीड से कुछ स्पीड प्राप्त करने के लिए करते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट लिख लीजिए, डायमीटर में शक्ति हानि काफी अधिक है, जिसका नुकसान डायवर्टर विधि में शक्ति हानि अधिक होती है। नेक्स्ट लिखिए, फील्ड टैपिंग विधि। ठीक है, आपका जो फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका N into I, एम्पीयर टर्न बोलते हैं इसको, है ना। तो फ्लक्स में नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, धारा बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, ये फॉर्मूला होता है ना। तो फील्ड टैपिंग विधि में क्या करते हैं हम, जो हमारी वाइंडिंग्स है उनके बीच बीच में हम क्या करते हैं, टैपिंग निकालते हैं, और इन टैपिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनको हम कंट्रोल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने 10 टर्न्स के बाद टैपिंग निकाल दी, फिर आगे अगले 10 टर्न के बाद टैपिंग निकाल दी, है ना। तो अब इससे क्या हुआ, जब भी मान लीजिए ये टैपिंग मैंने कट आउट स्थिति में रखी, सॉरी कट इन अवस्था में रखी, मान लीजिए टैपिंग इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में सारी की सारी वाइंडिंग सेटिंग क्रम में, सारी की सारी वाइंडिंग सेटिंग क्रम में, तो फ्लक्स पे क्या होगा, एन का मान मैक्सिमम वैल्यू तक होगा इसमें, एन का मान मैक्सिमम होगा तो फ्लक्स का मान भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसकी समान है ना। और फ्लक्स का मान अधिक होगा तो स्पीड क्या होगी आपकी, मिनिमम में, है ना, क्योंकि इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब मैं क्या करता हूँ, उसकी टैपिंग चेंज करता हूँ, उसको यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ कनेक्ट करता हूँ, तो इस कंडीशन के अंदर अब आपकी ये वाली टैपिंग इस सर्किट से आ गई, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर आए, तो इस कंडीशन में एन का मान क्या होगा, कम होगा, एन का मान कम होगा तो फ्लक्स का मान क्या होगा, ये भी कम होगा, और फ्लक्स का मान कम होगा तो क्या होगा, स्पीड का मान अब क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इसके इन्वर्स में। तो जैसे जैसे आप इधर की ओर चलोगे, इसमें क्या होगा, फ्लक्स का मान कम होता जाएगा, और फ्लक्स का मान कम होता जाएगा तो स्पीड का मान क्या होगा इसमें आपका, बढ़ता जाएगा। इसमें एक चीज ध्यान रखनी होती है कि कभी भी टाइपिंग को इसमें शून्य नहीं किया जाता, टाइपिंग जो ली जाती है हमेशा उसमें कुछ ना कुछ टाइपिंग तो रहेगी, क्योंकि फ्लक्स का मान शून्य हो गया, स्पीड का मान अलग चलेगा, है ना। तो इसलिए इसमें सेफ्टी रखी जाती है, टाइपिंग हमेशा इतनी निकाली जाती है कि आपका मान कभी भी टाइपिंग का मान शून्य नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्लक्स को कंट्रोल करके हम इसमें क्या करते हैं, स्पीड को कंट्रोल करते हैं। इसका डायग्राम बनाना, तो इसमें ये फॉर्मूला लिखा है, फाई इक्वल टू एन इनटू आई, यहाँ पर एन नंबर ऑफ टर्न्स है, स्पेशल एन बराबर फॉर्मूला के साथ, ठीक है। आई यहाँ पर बहने वाली धारा, इसमें एन का मान
टाइपिंग द्वारा परिवर्तित करके उच्च स्पीड प्राप्त की जाए। आगे लिखना n का मान कम करके उच्च स्पीड प्राप्त। तो इसका उपयोग भी क्या कर रहा हूँ, स्पीड बढ़ाने के रूप में कर। ओके, रैपिड स्पीड से उच्च स्पीड प्राप्त की। इसमें एक सावधानी रखनी है, जब भी मोटर स्टार्ट करते हैं तो हमेशा इसको टाइपिंग को कम सेटिंग पर रखा जाना चाहिए, ताकि क्या हो, ये अगर टाइपिंग कम रख के स्टार्ट करोगे आप तो ये हाई स्पीड पे चले, क्योंकि हमारे लिए नुकसानदायक है। इसमें लिख लो, ये वाला लिख लो, मोटर सर्किट की सभी वाइंडिंग के साथ शुरू करनी चाहिए। यदि टाइपिंग कम होगी और मोटर को चालू किया जाएगा तो मोटर शुरू करने के समय कुछ गति पर चलेगी। इसके एप्लीकेशंस, इनका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग हम कोड मिक्सर जो आपके आते हैं उसके अंदर और पंखों की जो स्पीड है उनको कंट्रोल करने के लिए दोनों में उपयोग देख लीजिए इसका, कोड मिक्सर और पंखों में इसका उपयोग किया जाता है, इस विधि का उपयोग। नेक्स्ट विधि है आपकी सीरीज समांतर विधि, सीरीज पैरेलल मेथड। देखिए इसमें क्या करते हैं, स्पीड कंट्रोल विधि में हमें स्पेशल टाइप की मोटर की आवश्यकता होती है, जिसमें जो आपकी सीरीज मोटर है उसकी वाइंडिंग को दो टुकड़ों में बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ नजर आ रही है, यहाँ वाइंडिंग क्या की हुई है, एक ही टर्म्स में यानी एक ही कंप्लीट में बनाकर क्या किया हुआ है, दो भागों में बांट के बनाई। और फिर बाद में क्या करते हैं हम इसमें, इसमें जो ये कॉइल्स है उनको सीरीज और समांतर में कनेक्ट करके इसमें बहने वाली धारा को कंट्रोल करते हैं। और चूंकि बहने वाली धारा कंट्रोल होगी तो इसमें आपने पढ़ा था कि फ्लक्स प्रोपोर्शनली होता है आपके फील्ड करंट के, या एनएफ जो भी आप फॉर्मूला लिखते हो, ठीक है। तो इसका मान सीरीज के अंदर देखिए फील्ड करंट का मान ज्यादा होता है आपको, तो जब समांतर में जोड़ते हो आप अंदर तो इसके अंदर क्या होता है, आपका फील्ड करंट का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है, बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इसमें बहने वाली करंट जो है इसका मान चेंज हो रहा है। इस प्रकार से इसमें क्या करना है, अलग अलग फ्लक्स उत्पन्न करते हैं, और फ्लक्स उत्पन्न अलग अलग होगा तो स्पीड भी क्या होगी, अलग अलग होगी। बस इसका नुकसान क्या है आपको, कि इससे केवल आप दो स्पीड प्राप्त कर सकते हो, या तो सीरीज में जोड़ोगे जो स्पीड चलेगी वो, या समांतर में जोड़ोगे तो, इससे ज्यादा स्पीड आप इससे प्राप्त नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो लिख लीजिए डायग्राम बना लीजिए।
और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है कि कौन से मेथड में स्पीड ज्यादा रहेगी, यदि आपने कनेक्शन ऐसे किए तो स्पीड ज्यादा रहेगी, या ऐसे कनेक्शन किए तो स्पीड ज्यादा रहेगी, है ना। तो अब इसको समझे आप, जब इसको सीरीज में जोड़ा हुआ है तो सीरीज में बहने वाली धारा का मान क्या होता है, समान होता है। तो जितनी धारा इसमें बहेगी उतनी धारा इसमें बहेगी, है ना। तो धारा का मान समान है इसमें, जबकि हम बात करते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में आप देखेंगे इसको, तो इसके अंदर देखिए धारा क्या हो रही है, दो भागों में बट रही, तो यहाँ धारा क्या हो रही है, कम हो रही है। और धारा कम होगी तो यहाँ पर फ्लक्स भी क्या होगा, कम हो जाएगा। और फ्लक्स कम होगा तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इससे तो स्पीड ज्यादा प्राप्त होगी और इससे स्पीड आपको क्या होगी, कम प्राप्त होगी। ये लिख लेना डायग्राम के आगे, इससे तो ज्यादा ऊपर वाले से कम, इसमें स्पीड ज्यादा प्राप्त होगी, इसमें क्या होगा, धारा का मान ज्यादा होगा। क्या ज्यादा कैसे बनेगा इसके अंदर, अब इस विधि का उपयोग मेनली पंखों की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, डीसी के जो पंखे होते हैं उनमें करते हैं ये उपयोग है इस तरीके से। अच्छा मेरे इसको पूछ रहे थे कि इसमें फ्लक्स तो ये पूछ रहे थे, देखो इसमें धारा मान लीजिए आपकी इसमें, ये किसका करंट के प्रोपोर्शनली होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग के अंदर 5 एम्पीयर लोड करंट दे रही है, 5 एम्पीयर की धारा इस फ्लक्स में बहेगी, 5 एम्पीयर धारा इस फ्लक्स में बहेगी, इसके कारण जो फ्लक्स उत्पन्न होगा 5 एम्पीयर के प्रोपोर्शनली होगा, है ना। मैं मान लेता हूँ इसको, आप थोड़ा साफ कर दो, आपका फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, N I, ये होता है N I, ठीक है। तो यहाँ 5 एम्पीयर जा रहा है, 5 इंटू एन, 5 इंटू एन, ये होगा, ये फ्लक्स इसके कारण उत्पन्न होगा, फर्स्ट कारण ये फ्लक्स सेकंड, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में है, जुड़ेगा तो यहाँ कितना हो गया अभी 10 एन हो गया। हम बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ पे भी क्या हो रहा है आपका 5 एम्पीयर धारा है, इसमें धारा 2.5 ऊपर 2.5 नीचे, तो फ्लक्स ऊपर के कारण उत्पन्न होगा, ये क्या होगा n इंटू 2.5, और नीचे के कारण भी उत्पन्न होगा 2.5 इंटू n, दोनों को जोड़ो तो कितना होगा 5, यहाँ 10 n मिलता है, यहाँ 5 n, कौन सा ज्यादा ऊपर वाला, यहाँ फ्लक्स क्या हुआ कम हुआ ना,
फ्लक्स कम हुआ, स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, यहाँ स्पीड कम होगी। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट है आपका सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड, आपूर्ति वोल्टा नियंत्रण विधि। इसमें देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, जो सप्लाई है हमारे डीसी मोटर की उसको कंट्रोल करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। देखिए यहाँ पर उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने वेरिएबल रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में लगा दिया। ठीक है, श्रेणी क्रम में मान लीजिए आपकी डीसी मोटर पूरी, ये वाली डीसी मोटर है, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है आपका, दोनों श्रेणी क्रम में, दोनों के प्रतिरोध के अकॉर्डिंग जितना भी वोल्टेज है वो घटेगा। ठीक है, अगर इसका मान अगर मैं बढ़ाता हूँ तो वोल्टेज भी इसके ऊपर बढ़ेगा, इसका रेजिस्टेंस तो फिक्स रहेगा ना, इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, है ना। अगर ये बढ़ेगा तो इस पे जो वोल्टेज है वो क्या होगा, कम होगा। अगर किसी भी चीज को वोल्टेज कम देते हो तो आपने देखा ना, घरों में वोल्टेज कम आता है तो आप पंखे वगैरह धीरे हो जाते हैं, या फैन रेगुलेटर से क्या करते हो, फैन रेगुलेटर की क्या है, सीरीज के अंदर आपने एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हो, उसमें भी क्या होता है, रेजिस्टेंस ही तो होता है। इसको जैसे जैसे वेरिएबल करते हो तो इसमें जाने वाला वोल्टेज क्या होता है, कम होता जाएगा। इसका मान बढ़ाते जाओगे, इसका रेजिस्टेंस का मान, तो इस पे होने वाला ड्रॉप बढ़ता जाएगा और इस पे होने वाला ड्रॉप जो है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। इसमें वोल्टेज कम होंगे तो ये मोटर भी क्या होगी आपकी, धीरे धीरे घूमने लग जाएगी, है ना। तो इस प्रकार इस पर जो वोल्टेज है उसको कंट्रोल करके हम क्या करते हैं, इसकी स्पीड को भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मगर इसमें एक नुकसान क्या है, इसका रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो इसमें हीटिंग लॉसेस होंगे आपके अननेसेसरी, पावर तो कंज्यूम होगी ना इस रेजिस्टेंस में, हीटिंग उत्पन्न करेगा ये। इससे क्या होता है, अननेसेसरी पावर हमारी यहाँ वेस्ट हो रही है इस रेजिस्टेंस के कारण, इसका जैसे जैसे मान बढ़ा, है ना। तो ये विधि थोड़ी नुकसानदायक है हमारे लिए, कि यहाँ पर हमारे यूजफुल जो पावर है, यूजफुल शक्ति है ये कम होती है, और वेस्टफुल शक्ति यहाँ पर हमारी बढ़ती है ना। तो इससे हमारे पावर का लॉस है। अब आजकल क्या है, पहले तो यहाँ रेजिस्टेंस लगाते थे, आजकल क्या है, एससीआर बेस पर, एससीआर बेस के आपके वोल्टेज कंट्रोलर आ रहे हैं, जिसके अंदर हीटिंग लॉसेस जो होते हैं आपके, हीटिंग लॉसेस किसके बराबर होते हैं, आई स्क्वायर आर के बराबर होते हैं, आई स्क्वायर आर टी के, है। तो इसमें क्या होता है, एससीआर बेस में ये वाले जो लॉसेस हैं उसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे क्या आपकी पावर लॉसेस कम हो सकते। आजकल ये इम्प्रूवमेंट आ गया है आपको, आजकल देखना आपके जो रेगुलेटर आते हैं उनमें कैपेसिटर लगे हुए होंगे, डायोड लगे हुए होंगे, है ना, रेजिस्टेंस लगे हुए होंगे अलग अलग। तो वो इसके अंदर आजकल ये हीटिंग लॉसेस को कम करने के लिए आपके अलग अलग अरेंजमेंट आने लगे हैं, या एससीआर बेस वाले भी आपके कंट्रोलर आने लगे हैं, जो इन पर आपकी जो ड्राइव है उसको क्या बोलते हैं आप, ड्राइव, है ना, इलेक्ट्रिकल ड्राइव, इस पर जाने वाली धारा को कंट्रोल, वोल्टेज को कंट्रोल करके स्पीड को कंट्रोल करते हैं। इसका फायदा क्या है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो वोल्टेज है उसका मान हम मैक्सिमम मान से 0 मान तक, इसकी मैक्सिमम रेटेड से 0 स्पीड इसकी हम कंट्रोल कर सकते हैं, भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो भी का मान क्या होगा आपका, ये का फॉर्मूला सीधा सा आपका क्या होता है, v माइनस आई है इनटू आर ए। अगर v का मान ही कम होगा तो ep का मान भी कम होगा, ep का मान कम होगा तो स्पीड का मान क्या होगा, कम होगा। इसके समानुपाती होता है। तो v का मान कम करके आप यहाँ पर v का मान कम ही करते हो तो eb का मान कम होता है, और ep का मान कम होता है, इसको आपका यहाँ पे क्या होगा, स्पीड का मान भी आपके रेटेड स्पीड से कम ही पड़ेगा। तो इसमें पहली चीज आप लिख लीजिए, इसके अंदर डायग्राम बना लिया होगा आपने, पहली चीज इसमें लिखिए
इससे स्पीड रेटेड से 0 तक कंट्रोल की जा सकती है। इससे स्पीड रेटेड स्पीड से 0 तक से 0 स्पीड तक दो सीख ली जाए कि इसमें अनावश्यक पावर लॉस होते हैं। इसमें अनावश्यक होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा इनका उपयोग हम घरों में करते हैं, रेगुलेटर के अंदर इसका उपयोग करते हैं, और भी जगह है जहां पर हम इसका उपयोग करते हैं। इंडस्ट्री में भी इसी का उपयोग किया जाता है, मगर वहां पर एससीआर बेस पे करते हैं, रेजिस्टेंस बेस का नहीं करते। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बेस आने लगे हैं आजकल, उसका उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग लिखना चाहो तो इंडस्ट्री में और घरों के पंपों में, दोनों में इस विधि का उपयोग करते हैं। अच्छा घरों में तो आप डीसी मोटर्स लगाते हैं, तो घरों को छोड़ देना, तो इंडस्ट्री में लिखना, और उसका एग्जांपल है गया। अब चलते हैं अपन, नेक्स्ट है आपकी आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। जैसे हमने फील्ड डाइवर्टर मेथड देखा था, उसी प्रकार से आपका आर्मेचर डाइवर्टर मेथड भी होता है, जिसमें हम जो डाइवर्टर सर्किट है वो आर्मेचर के समानांतर में लगाते हैं, और इसमें हमें फिक्स रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं होती है। ये चीज ध्यान रखना, उसमें हमें फिक्स रेजिस्टेंस की जरूरत है, और यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नुकसान नहीं। यहाँ अगर आप आर्मेचर को शॉर्ट भी कर दोगे ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी ऐसी कोई मोटर के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए डायरेक्ट एक डाइवर्टर लगाते हैं, और ध्यान रखना है कि जीरो नहीं करना है आर्मेचर को, नहीं तो मोटर घूमना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए, इसके द्वारा स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका आर्मेचर में बहने वाली धारा ये यहाँ से आके दो भागों में बटेगी। अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान कम करता हूं तो मैक्सिमम धारा किससे चली जाएगी? डायमीटर से होकर चली जाएगी, और आर्मेचर में बहने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आर्मेचर में बहने वाली धारा का मान कम होगा, इसके अंदर आपका इसके बराबर होता है आपका V माइनस आई इंटू आर, ये होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये आर्मेचर में बहने वाली धारा का मान कैलकुलेट करना। अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, आर का मान अगर ज्यादा, आर का मान ज्यादा होगा, इस कंडीशन में इसमें बहने वाली धारा, डायवर्टर में बहने वाली धारा क्या होगी? तो मैक्सिमम धारा किससे निकलेगी आपकी? इसमें से निकलेगी। पहले हम मान लेते हैं इसको, और मैक्सिमम धारा इसमें से निकलेगी, तो आई एक वैल्यू यहाँ पर ज्यादा रखनी आएगी, तो वैल्यू से माइनस भी ज्यादा होगी, वैल्यू ज्यादा माइनस होगी, तो ईपी का मान क्या होगा? कम होगा। ईपी का मान कम होगा तो स्पीड आपके इसके प्रोपोर्शनली होती है, तो स्पीड का मान भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जैसे जैसे आप क्या करते हो, इस रेजिस्टेंस का मान घटाते हो, इस रेजिस्टेंस का मान घटेगा आपका, तो इधर बहने वाली धारा का मान बढ़ेगा, और इसमें बहने वाली धारा का मान
कम होगा, तो आई ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर कम होगी, तो आई ए की वैल्यू कम होगी तो आई इंटू आर ए की वैल्यू भी कम होगी, और तो इससे माइनस होने वाली वैल्यू भी कम होगी तो ईपी का मान यहाँ क्या होगा ज्यादा रहेगा, ईपी का मान ज्यादा रहेगा तो स्पीड का मान भी कम देगा यहाँ पर ज्यादा रहेगा। तो इस प्रकार इसमें वैल्यू वाली धारा को हम कंट्रोल करके स्पीड को क्या कर रहे हैं परिवर्तित कर रहे हैं, इससे हमेशा रेटेड से कम स्पीड मिलेगी ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, ज्यादा नहीं मिलेगी, ज्यादा हमेशा फ्लक्स से मिलती है, ईबी से कंट्रोल करोगे तो हमेशा स्पीड क्या होगी आपकी कम ही मिलेगी, तो इस तरह से रेजिस्टेंस कंट्रोल करके हम मैक्सिमम तक आपके यानी मिनिमम स्पीड तो आपको मिलेगी आपको जब ये ओपन सर्किट है, अगर इस स्विच को ओपन कर दिया सारी की सारी धारा इसमें आएगी, सारी की सारी धारा इसमें आएगी तो क्या होगा न्यूनतम स्पीड प्राप्त, और अगर इसको अगर सर्किट पे लोगे तो फिर क्या होगा स्पीड बढ़ेगा, ठीक है, न्यूनतम से बढ़ने लगेगी, कहां तक बढ़ेगी रेटेड से ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है, तो इस प्रकार न्यूनतम से रेटेड तक स्पीड इसकी कंट्रोल की जाती है आर्मेचर डायवर्टर, समझिए इसका डायग्राम और इसमें लिख लो, इससे हमेशा रेटेड स्पीड से कम गति प्राप्त की जाती है, अच्छा इसमें एक ये चीज लिखी हुई है टॉर्क कांस्टेंट एंड पावर वेरिएबल, इस चीज को समझ लो, ये दो चीजों के लिए आती है, एक तो आपके फील्ड डायवर्टर मेथड और आर्मेचर डायवर्टर मेथड, पावर इसमें वेरिएबल होती है जबकि टॉर्क इसमें कांस्टेंट होता है, ठीक है, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, ये प्रोपोर्शनली क्या होता है फाई, फ्लक्स का मान यहाँ परिवर्तित नहीं हो रहा है तो टॉर्क का मान भी क्या होगा परिवर्तित नहीं होगा, तो इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर टॉर्क जो है कांस्टेंट प्राप्त होगा, पर बात करते हैं पावर की, पावर का फॉर्मूला क्या होता है P इक्वल टू क्या होता है E इनटू आई है, यहाँ आई की वैल्यू क्या होगी चेंज होगी, पावर की वैल्यू भी क्या होगी चेंज होगी, तो इसलिए बोला जाता है कि आर्मेचर डायवर्टर विधि द्वारा टॉर्क तो कांस्टेंट मिलता है जबकि पावर जो मिलती है वो क्या होती है वेरिएबल मिलती है, ये चीज लिख लेना ये इंपॉर्टेंट है, कई जगह पूछा जाता है कि कौन सा मेथड में टॉर्क कांस्टेंट मिलेगा और पावर वेरिएबल मिलेगी, तो आर्मेचर डायवर्टर मेथड में टॉर्क कांस्टेंट और पावर वेरिएबल मिलेगी, फील्ड डायवर्टर मेथड, फील्ड डायवर्टर मेथड में आपने देखा होगा कि यहाँ क्या होता है फ्लक्स का मान परिवर्तित होता है जबकि आर्मेचर में बहने वाली धारा का मान परिवर्तित स्थिर है ना, यहाँ वेरिएबल कौन सा है फ्लक्स वेरिएबल, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है T प्रोपोर्शनल टू पाई, तो फ्लक्स परिवर्तित होगा तो टॉर्क भी क्या होगा परिवर्तित होगा, जबकि पावर की बात करें तो पावर का फार्मूला आपका EB इनटू IA, तो न यहाँ IA का मान चेंज हो रहा है ना EB का मान चेंज हो रहा है, तो इस कंडीशन में पावर तो लिख लीजिए इसके अंदर के ऊपर जाके कि फील्ड डायवर्टर मेथड के अंदर, फील्ड डायवर्टर मेथड के अंदर आपकी पावर तो कांस्टेंट रहेगी और फ्लक्स टॉर्क जो होगा वो वेरिएबल रहेगा, ये वेरिएबल टॉर्क वेरिएबल होगा और पावर कांस्टेंट होगी, फील्ड डायवर्टर मेथड तो ये अपन ने ये वाला ऊपर वाला है ना, ये लास्ट मेथड है अपना लियोनार्ड मेथड, जो कि थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, लिखिए आपका लास्ट टॉपिक है स्पीड कंट्रोल का, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड
है वार्ड लियोनार्ड सिस्टम ऑफ स्पीड कंट्रोल, गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड प्रणाली। वार्ड लियोनार्ड वैज्ञानिक का नाम है, उसी के नाम पे रखा गया है। अब देखिए हमने ऊपर जितनी भी विधियां पढ़ी उसमें आपने देखा होगा कि अगर कोई विधि में स्पीड अगर आप बढ़ा रहे हो रेटेड से तो उसमें कम नहीं कर सकते, रेटेड से ज्यादा स्पीड मिलेगी। और अगर आप ईपी को कंट्रोल कर रहे हो तो उस कंडीशन में आप रेटेड से स्पीड हमेशा कम मिल रही है, बढ़ नहीं रही है। तो कहीं पे अगर मेरे को स्पीड रेटेड से ज्यादा चाहिए और कम भी चाहिए तो ऐसी कोई भी ऊपर विधि नहीं है जिससे रेटेड से ऊपर स्पीड तो मिल जाए और रेटेड से कम स्पीड में भी मेरे को मिल जाए। वहां मेरे को दो स्पीड मेथड का यूज करना पड़ेगा, है ना। मगर वार्ड लियोनार्ड मेथड ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम स्पीड को रेटेड से बढ़ा भी सकते हैं, रेटेड स्पीड से ज्यादा भी कर सकते हैं और रेटेड स्पीड से कम भी कर सकते हैं। कम कितना, शून्य तक, शून्य से लेकर रेटेड तक, रेटेड से भी ऊपर करना हो तो भी हो जाएगा, है ना। तो इतनी सारी रेंज है इसके अंदर। और साथ के साथ अगर स्पीड यानी घूमने की दिशा भी चेंज करनी है वो भी मैं इस मेथड से कर सकता हूँ। तो ये एक ऑल ओवर मेरा मेथड हो गया जिसमें मैं स्पीड गति की डायरेक्शन को भी चेंज कर पा रहा हूँ, स्पीड को 0 से लेकर रेटेड तक भी बढ़ा पा रहा हूँ और रेटेड से भी हाई अगर मेरे को करना है तो भी मैं कर पा रहा हूँ। तो ये अकेली ऐसी विधि है जिसमें ये सारे गुण होते हैं, ठीक है। अब देखो इस विधि में करते क्या है, कैसे इसमें कनेक्शन होते हैं आपके। तो इसमें देखिए आपके जो डीसी मोटर हमें कंट्रोल करनी है इसको हम एक डीसी जनरेटर से जोड़ते हैं, आर्मेचर। क्या करते हैं हम इसमें, जो डीसी है वो डीसी मोटर है जिसकी मेरे को स्पीड कंट्रोल करनी है, तो यहाँ लिखा हुआ कंट्रोल डीसी मोटर, ठीक है। और यहाँ पर एक क्या लगाया मैंने, डीसी जनरेटर लगाया, जिनके आर्मेचर को मैंने क्या किया, आपस में जोड़ दिया। तो इससे क्या होगा, इस आर्मेचर को मिलने वाला वोल्टेज इससे कंट्रोल होगा, इस डीसी जनरेटर से होगा। और उनकी जो फील्ड है, फील्ड वाइंडिंग्स के जो कनेक्शन है उनको एक्साइट करने के लिए मैंने अलग से सप्लाई लगाई है, डीसी सप्लाई। ये देखिए ऊपर अलग से डीसी सप्लाई चल रही है, सेपरेटली डीसी सप्लाई, जिससे इस मोटर को भी वोल्टेज मिल रहा है, साथ इस जनरेटर को भी वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। इस जनरेटर के वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए मैंने रियोस्टेट लगा रखा है, इसके फील्ड सर्किट प्लस एक एक्सचेंज या रिवर्सल स्विच लगाया हुआ है जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी एक्साइटेशन की वोल्टेज की पोलैरिटी ध्रुवता चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। आपने डीसी जनरेटर में पढ़ा होगा कि डीसी जनरेटर में जब शंट फील्ड के अंदर अगर मैं रेजिस्टेंस का मान बढ़ाऊं तो वहां वोल्टेज में परिवर्तित हो, है ना। तो वहां पर मैं वोल्टेज आपके न्यूनतम मान से मैक्सिमम मान तक वेरिएबल कर सकता हूँ इस रियोस्टेट के द्वारा। और अगर मैं इनके टर्मिनल कनेक्शन के डायग्राम को, इनके कनेक्शन को चेंज कर दूं तो उत्पन्न होने वाला वोल्टेज भी क्या होगा, इनकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाती है ना। तो यहाँ पर मैं उत्पन्न होने वाले वोल्टेज को और उसकी पोलैरिटी को दोनों को यहाँ से इस सर्किट से कंट्रोल करता है। ये कौन सा है, डीसी जनरेटर, ठीक है। इस डीसी जनरेटर को घुमाने के लिए एक अलग से 3 फेज इंडक्शन मोटर या डीसी मोटर आपको लगानी है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ मशीन कितनी चाहिए मेरे को, एक मोटर को कंट्रोल करने के लिए 2 एक्स्ट्रा मशीन चाहिए नहीं चाहिए। तो ये इसका नुकसान है कि ये थोड़ी महंगी विधि है। एक मोटर में जो डीसी मोटर है उसको कंट्रोल करने के लिए एक डीसी जनरेटर भी चाहिए, प्लस उस डीसी जनरेटर को चलाने के लिए मुझे 3 फेज मोटर या डीसी मोटर की भी आवश्यकता है, ठीक है। तो ये नुकसान की बात हो गई। अब देखो इसमें कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे ये चेंज होती है। तो इसमें आपने जैसे आपने पढ़ा था ऊपर कि आर्मेचर में जो वोल्टेज जाते हैं उसको मैं कंट्रोल करके किसी भी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। वोल्टेज कंट्रोल मेथड पढ़ा ना आपने ऊपर,
उसमें क्या होता है, मेरा आर्मेचर में जो वोल्टेज जाएगा, क्योंकि आपका ईबी इजिकल टू क्या होगा आपका, यही होता है। ये वाला वोल्टेज अगर मैं कंट्रोल करूं तो ईबी का मान भी कंट्रोल होगा। अगर इसका मान बढ़ाऊंगा ईबी का मान भी बढ़ेगा, इसका घटाऊंगा ईबी का भी घटेगा। ये किसके प्रोपोर्शनली होता है आपका, एन। अब देखो बी का मान मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, डीसी जनरेटर को रियोस्टेट जो लगाया है, इससे उत्पन्न होने वाले वोल्टेज, यानी इस जनरेटर में आर्मेचर में उत्पन्न होने वाले वोल्टेज को मैं बढ़ा भी सकता हूँ घटा भी सकता हूँ। तो ये बढ़ेगा और घटेगा, आर्मेचर में क्या होगा, जो आपका ईबी का मान है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा और घटेगा। तो इसलिए इसमें क्या होता है, आपका जो रेटेड स्पीड है उससे भी ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ वोल्टेज का मान ज्यादा कर दूं रेटेड स्पीड से भी, है ना, तो भी क्या होगा, ये मान आपका बढ़ जाएगा और स्पीड बढ़ जाएगी। इसलिए इसमें बोला जाता है कि जो वोल्टेज आर्मेचर के अंदर है उसको मैं कंट्रोल करके मैं इसकी स्पीड को रेटेड स्पीड से बढ़ा भी पा रहा हूँ और कम भी कर पा रहा हूँ। कितना कम कर पा रहा हूँ, 0 तक। अगर इसमें इस जनरेटर का उत्पन्न होने वाला वोल्टेज अगर 0 कर दूं तो आर्मेचर को जाने वाला वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 हो जाएगा तो आर्मेचर को जाने वाला वोल्टेज 0 है, तो ईबी का मान क्या हो गया, 0। 0 तो नहीं होगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। वो माइनस में वैल्यू हो जाएगी तो ये क्या होगा, ये स्पीड आपकी लगभग 0 के आसपास, ठीक है। तो इस द्वारा इस तरह से मैं इसकी स्पीड को क्या कर रहा हूँ, इस जनरेटर, ये जनरेटर के वोल्टेज को कंट्रोल करके इस रियोस्टेट मेथड, इस रियोस्टेट से इस आर्मेचर जो मोटर है उसके आर्मेचर में जाने वाले वोल्टेज को कंट्रोल करता हूँ और उससे स्पीड में रेटेड स्पीड से शून्य और शून्य से रेटेड और रेटेड से भी हाई प्राप्त कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, अगर मैं इस फील्ड के एक्साइटेशन की डायरेक्शन चेंज कर दूं तो उत्पन्न होने वाला वोल्टेज भी चेंज होगा। अरे होगा ही नहीं होगा। हम्म, तुम्हें याद दिलाना, यही है घूमने की दिशा, चालक है आपका, ये चालक हो गया, ठीक है। मैं मानता हूँ इसकी डायरेक्शन ऐसे, ये ऊपर गति करेगा, नीचे मैं बात कर रहा हूँ अभी किसकी, जनरेटर, ठीक है। तो इसके अंदर उत्पन्न होने वाला ईएमएफ की दिशा बताओ मेरे को। इस ऑर्डिनल मेथड की क्या एडवांटेज है, तो देखिए पहला एडवांटेज है इस प्रणाली द्वारा गति से सामान्य गति से 2 गुना अधिक तक प्राप्त की जा सकती है। यानी इस मेथड से हम क्या कर रहे हैं, जीरो से लेकर जो रेटेड स्पीड है उसकी स्पीड तक हम इससे प्राप्त करते हैं। तो पहला एडवांटेज ये होगा। दूसरा एडवांटेज क्या है इसका, नियंत्रण डीसी मोटर के रोटेशन की दिशा को केवल जनरेटर के फील्ड सर्किट को में नियंत्रण को उलट कर बदला जा सकता है। यानी आपको डीसी मोटर की स्पीड को अगर चेंज करना है तो अलग से आपको अरेंजमेंट करना है, वहां पर आपको जो जनरेटर है उसके फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करके आप फटाफट परिवर्तित कर सकते हैं। ये बहुत इजी है हमारे लिए, इजीली इसमें क्या कर सकते हैं हम मोटर की रोटेशन परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे हम रियोस्टेट में इसमें जो फील्ड रियोस्टेट है उसको ज्यादा नहीं होती है, इसका रास्ता है और नेक्स्ट है इसमें जो डीसी मोटर की गति है वो बार बार डिवाइड और करंट में आपकी आपका लोड कुछ भी चले उस पे आप दूसरे स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप दूसरे मेथड में देखा होगा जैसे जैसे लोड बढ़ाते हैं वहां यहाँ पर आगे से भी करंट चेंज करके या फील्ड की करंट चेंज है ना, आर्मेचर
बड़ा है इसमें ना आपकी स्पीड हर लोड के अलग अलग, इसमें क्या है आपको लोड जितना भी डालो स्पीड आओ, अगर स्पीड क्या होगा जो आगे से पहले वाली बात है और स्पीड में पहले वाली बात है वो किससे अलग से अरेंजमेंट से आई है, कोई इफेक्ट नहीं किया, ठीक है ना। ठीक है, देखिए इसमें डायग्राम में देख सकते हो आप आर्मेचर को जो मिलने वाला वोल्टेज है इस पे डिपेंड कर रहा है डीसी जनरेटर पे। अब आप मोटर पे कितना भी लोड डालो जनरेटर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? जनरेटर तो उसी स्पीड से घूम रहा है, उतना ही फील्ड एक्साइटेशन है तो वो उतना ही वोल्टेज से जनरेट करेगा। बात करते हैं अपन फील्ड की, तो फील्ड देखो इसके अंदर फील्ड के लिए भी मैंने अलग से बैटरी सोर्स लगा रखा है, लोड कुछ भी डालूं कोई फर्क पड़ेगा क्या यहाँ पर? नहीं पड़ेगा ना। तो इसलिए इसमें कोई भी लोड डालो आप, मैं तो इसकी किसी भी लोड में आपको कांस्टेंट स्पीड प्राप्त हो सकती है, तो ये इसका एडवांटेज है अपना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका उपयोग हम ऐसी जगह करते हैं। इसके दोष, इसका एक ही दोष है कि ये बहुत महंगी भी, ठीक है, दो मोटर ऐसे चाहिए मुझे एक कंट्रोल करने, ये विधि बहुत महंगी है। जैसे इसका उपयोग यहाँ करते हैं स्टील रोलिंग और पेपर मिल और होइस्ट एलिवेटर, इनमें क्या होता है लोड वेरिएबल होता है, जैसे स्टील रोलिंग का व्हील्स इसमें स्टील दो रोलर के बीच में चलती है ना, जैसे वो रोलर के बीच का अगर उसकी वो रोलर के ऊपर गर्म रोलर होता है ना, जैसे स्टील उसके बीच में तो उसको गर्म करके खींचता है, अगर वो आपकी मात्रा स्पीड वहां पर चेंज होगी, जैसे और बढ़ाया स्पीड होगी, क्या करेंगे तो 20 किलो स्पीड है तो ज्यादा गर्म कर देंगे, ज्यादा गर्म कर देंगे तो फिगर दिख जाएगा। तो ऐसी जगह मुझे यहाँ पर वेरिएबल लोड के साथ स्पीड जो है कांस्टेंट यानी लोड कितना भी आया जाए तो स्पीड भी कांस्टेंट, ऐसी जगह पे मैं इस मेथड का उपयोग, ऐसी जगह पे एलिमेंट का आपसे है ना, मिट्टी एलिमेंट तो इसके अंदर क्या करेंगे 5 जगह लिख सकते हो, है ना, फिर 3 जगह लोड क्या होगा खाली भी जल्दी लेगा, है ना, और उसकी स्पीड में हमेशा कांस्टेंट ही रहती है ना, ऐसा नहीं कि 5 जगह सही है तो फिर स्पीड से और इसका वाला कांस्टेंट पहले बताया था आप इसको यूज करते हैं पेपर से करके जैसे इसमें भी जो पेपर्स की डालता है रेडी पेपर्स बनाए जाते हैं और इसको हमारी जो करते हैं ये विधि इसलिए अपने लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है। आज अपन यही खत्म करते हैं इसको।